हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। और हम पढ़ रहे हैं शर्करा और गुड़, यानी कि शुगर एंड जैगरी। किस में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल, जो आपका बीए सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, बेसिक फूड प्रिपरेशन या आधारीय भोजन निर्माण, उसका प्रयोग संख्या 2D में, यानी कि जो सेकंड प्रैक्टिकल है उसका एक पार्ट है डी, वो हम ले रहे हैं इसमें, शुगर एंड जैगरी। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि शुगर एंड जैगरी क्या है और इससे किस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं और बनाए जा सकते हैं। तो शर्करा और गुड़ जो है ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य भोज्य पदार्थ हैं और इनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा बाकी सभी स्रोतों की अपेक्षाकृत ज़्यादा सस्ती होती है, कम पैसों में प्राप्त होती है, कम मेहनत से एब्जॉर्ब होती है और बॉडी को प्राप्त होती है, और साथ ही इससे पूरी की पूरी ऊर्जा मिलती है। जितना कि हम शुगर ले रहे हैं उतनी की उतनी हमें जो रिक्वायर्ड है, 4 से मल्टीप्लाई करके उतनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। जैसे कि प्रति 100 ग्राम शर्करा से हमें 391 किलो कैलोरी ऊर्जा और 100 ग्राम गुड़ से 340 से 380 किलो कैलोरी तक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि आप देख रहे हो कि ज़्यादातर ऊर्जा का ही उसमें रोल है और ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर कुछ है ही नहीं। शर्करा में तो और कुछ भी नहीं है, गुड़ में फिर भी हमें थोड़े से फाइबर, थोड़ा से और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो रहे हैं। शर्करा और गुड़ का प्रयोग किस लिए होता है, क्यों हम भोजन में उपयोग करते हैं? एक तो स्वाद उत्पन्न करने के लिए, मीठा चाहिए हमें, सुगंध देने के लिए। आप देखते हैं कि जो मीठी खुशबू है वो बहुत ही अट्रैक्ट करती है, कई सारी चीज़ों में कैरमलाइज हो जाता है, तब बहुत अच्छा लगता है हमें। शक्कर का पराठा बनता है या हलवा बनता है तो इन सब में मीठी खुशबू आती है। इसके अलावा जो आप गुड़ है उसको आप गर्म भी करते हैं किसी भी चीज़ में तो भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो खुशबू के लिए भी हम उसको उपयोग करते हैं। बांधने के लिए, जैसे कि लड्डू बनाने में, या फिर आपके जो गुड़ की चिक्की वगैरह बनती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और आवरण प्रदान करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि कोटिंग होती है शक्करपारे के ऊपर, गुंजिये के ऊपर, इस तरह से। खाद्य संरक्षण में भी इनका बहुत ही रोल है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि जो परिरक्षण है, नेचुरल जो आपका प्रिजर्वेशन करना होता है, उसके अंदर शुगर एंड सॉल्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम अभी शुगर पढ़ रहे हैं तो इसके हिसाब से आपको बताती हूँ कि जब हमें भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना होता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में चीनी मिलाई जाती है, जो सूक्ष्म जीवाणु, जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इनकी वृद्धि को रोकती है, फंगस की वृद्धि को रोकती है। और इसके अलावा पदार्थों की सांद्रता बढ़ाकर उसमें जो नमी है उसको भी नियंत्रित करती है। और इसलिए विभिन्न प्रकार के जैम, जेली और इसी विधि से बनाए जाते हैं। केचप है, सब में आप देखते हैं कि गुड़ या चीनी डल रही है। और टॉफ़ीज़ हैं आपकी, च्यवनप्राश है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मीठा फ्लेवर होता है, उन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी मिलाई जाती है। अब आप देखिए कि शर्करा के विभिन्न प्रकार होते हैं। अब सोचेंगे चीनी तो चीनी है, लेकिन नहीं, उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि टर्बिनेडो शुगर है, दानेदार शुगर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना में, ब्राउन शर्करा जैसे कि आप दिख रही है आपको ब्राउन कलर की है, फिर पाउडर शुगर है या पिसी चीनी है जो कि हम कई सारी रेसिपीज़ में उपयोग में लेते हैं। अब ये फिर है ये कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर का आपने नाम सुना होगा। इसमें 3% कॉर्न स्टार्च होता है जो इसे थक्के बनने से बचाता है, और ये पाउडर ही होती है। ये आइसिंग, ग्लेजिंग और बेकिंग के काम में आती है, तो इसलिए इसमें ढेले नहीं बनते हैं, और कैस्टर शुगर वैसे मिलती है। फिर दानेदार शर्करा जो कि रोज़ाना में हम काम लेते हैं, चाय वगैरह में डालने में, हर चीज़ में। मोटी शर्करा या खांड या जो शक्कर जिसको हम बोलते हैं, जब दुकान में दो टाइप की मिलती है, एक चीनी होती है, एक शक्कर होती है। तो ये शक्कर है मोटे वाली, ये शर्करा व्यंजनों को सजाने के काम आती है। जैसे आपने देखे होंगे कि बिस्किट्स के ऊपर शुगर चिपकी हुई रहती है, वो इसमें काम आती है। फिर टर्बिनेडो शुगर है, ये ब्राउन कलर की होती है, खांड वाली, जो आप देखना कि ये है ना लाइट ब्राउन कलर की होती है, और गन्ने के रस को साफ़ करके, और कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं की जाती, इसमें किसी तरह का ब्लीच नहीं होता, तब इससे ये बनती है। फिर ब्राउन शर्करा। ब्राउन शर्करा जो होती है, इसमें सफ़ेद शर्करा के अलावा कुछ मात्रा में मोलेसिस मिला रहता है, यानी जब बनाते हैं तो उसके अंदर मोलेसिस रहता है, वो मिला रहता है, इसलिए ये ब्राउन होती है।
फिर मस्कोमेडो शुगर है, ये चिपचिपी गाढ़े भूरे रंग की शर्करा होती है जिसमें मोलेसिस ज़्यादा मात्रा में होता है और लेकिन खुशबू भी बहुत तेज़ होती है और इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शर्करा पर पाक क्रिया के प्रभाव से निम्न क्रियाएं होती हैं। हम कैसे यूज़ करेंगे इसको? एक तो सिरप का निर्माण यानी चाशनी का निर्माण, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप जानते हैं। जब शर्करा में पानी मिलाकर पकाया जाता है तो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड हो जाती है और ज़्यादा मिलाने पर ये गाढ़ी होती जाती है, सांद्रता बढ़ती जाती है और ये गाढ़ा हो जाता है। इसको हम अलग अलग तरह से देखते हैं, जैसे कि आधा तार, एक तार, दो तार। आप इसके बारे में जब अपन मिठाइयाँ और पढ़ेंगे हम इसके अंदर तो आपको और इसका पता चल जाएगा कि ये क्या होता है तार वगैरह। तो मैं आपको अगले लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगी। इसका अनेक प्रकार की मिठाइयों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि रसगुल्ला, रसमलाई, रसमलाई नहीं, राजभोग और अंगूरी पेठा। इस तरह की जो भी चाशनी के अंदर रखी जाती है, गुलाब जामुन है, तो उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी जो चक्की वगैरह बनाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर भी चाशनी का प्रयोग बाइंडिंग के लिए करते हैं हम। फिर क्रिस्टलीकरण यानी कि हार्ड जब हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं उसके, तब उसका कैसे उपयोग होता है? तो संतृप्त शर्करा के घोल को जब कुछ समय के लिए ठंडा किया जाता है तो ये पुनः दानेदार ठोस रूप ले लेती है और इसे क्रिस्टलीकरण की क्रिया कहते हैं। जैसे कि चाशनी चढ़े मोटे मीठे शक्कर पारे हैं, मिश्री भी इसी तरीके से बनती है। ठीक है। और आपकी जो गूंजी वगैरह के ऊपर वाइट लेयर चढ़ी रहती है, शक्कर पारों पे चढ़ी रहती है, वो सब इस क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के उपयोग से होता है। फिर है इन्वर्शन। इन्वर्शन क्या है? जब शर्करा के संतृप्त घोल में कुछ मात्रा में अम्ल मिला दिया जाता है, नींबू या ऐसा कुछ मिला दिया जाता है, तो सुक्रोज का हाइड्रोलिकरण हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलिसिस हो जाता है और जिससे कि क्रिस्टलीकरण की क्रिया को रोका जाता है। इस क्रिया को इन्वर्शन कहते हैं। और जैसे कि लॉलीपॉप वगैरह में, तो ये अंदर से लिक्विड हो जाता है, लिक्विडीकरण हो जाता है उसका। फिर कैरामलाइजेशन, जब शर्करा को तीव्र ताप पर गर्म किया जाता है तो ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है और इस क्रिया को कैरामलाइजेशन कहते हैं। ये आपने अगर आइसक्रीम खाते हैं आप तो उसके अंदर भी क्रंची आता है कई बार, बटर स्कॉच वगैरह में, तो ये वही होता है, कैरामलाइजेशन के कारण से उसके अंदर क्रंच हो जाते हैं और क्रिस्टलीकरण का भी उपयोग होता है उसमें। और ये जो ब्राउन कन्वर्ट हो जाती है, ये केक बिस्किट में होता है या फिर शक्कर के पराठों में होता है, जिनमें भी अपन इसको फ्लेवर चाहते हैं तो उसमें अपन ये करते हैं। शर्करा और गुड़ में कार्बोज के अतिरिक्त लौह, कैल्शियम और विटामिन भी पाए जाते हैं। एक्चुअली गुड़ में ही पाया जाता है, शर्करा में तो कुछ भी नहीं मिलता। बाज़ार में शर्करा अनेक रूपों में उपलब्ध रहती है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि शक्कर जितनी ज़्यादा रिफाइंड होती है उसका पोषक मूल्य उतना ही कम हो जाएगा और वो एम्प्टी कैलोरीज रह जाएगी, जिसको हम एम्प्टी कैलोरीज या ज़ीरो न्यूट्रिएंट कैलोरी ऐसा कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर शुगर के अलावा, मतलब ऊर्जा के अलावा और कुछ भी नहीं, कोई न्यूट्रिएंट नहीं, इसलिए उसका पोषक मूल्य कम माना जाता है। साधारणतः हम जो चीनी काम में लेते हैं जिसको हम चीनी कहते हैं वो सुक्रोज शुगर होती है और बाज़ार में अन्य प्रकार के सुक्रोज भी मिलते हैं, जैसे कि क्यूब शुगर है, मिश्री है, डायमंड है, बूरा है या आइसिंग शुगर है, ये सारे सुक्रोज के प्रकार हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने शुगर के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आप अभ्यास में ये बताइए कि प्रति 100 ग्राम शर्करा और गुड़ से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर घरों में प्रयोग ली जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं और इसके विभिन्न रूप किन किन प्रयोगों में आते हैं। अभी आपने पढ़ा ये क्या 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 कहते हैं, इसको सुक्रोज कहते हैं और इसके विभिन्न रूप क्या हैं, मिश्री है, डायमंड है, इस तरह से सारे प्रयोग इसके लिखने हैं। फिर खाद्य संरक्षण में शर्करा की भूमिका बताइए, क्या उपयोग है? अभी अभी बताया कि माइक्रोब्स को कैसे रोकता है, वृद्धि को रोकता है ये। तो इस तरह से आप इसकी पूरी भूमिका बताइए। फिर इसके अलावा इन प्रक्रियाओं को आप समझाइए जो अभी अभी हमने डिस्कस किए, कैरामलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, ये दोनों जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं इनको समझाइए। और ऐसे 2 व्यंजनों के नाम लिखिए जिसमें शर्करा को कोटिंग के लिए या आवरण के लिए प्रयोग में लिया गया हो। कोटिंग यानी जब उसके किसी भी चीज़ के ऊपर आवरण की तरह लगा दिया जाता है, उसका कलरिंग की तरह भी बोलते हैं उसको। ठीक है।
फिर अब मैं आपको एक व्यंजन का नाम बताती हूँ, कैसे इसकी रेसिपी है ये बता देती हूँ कि ये गुड़ के मालपुए हैं। शक्कर के मालपुए बनते हैं और गुड़ के मालपुए भी बनते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल के तौर पर रेसिपी बताती हूँ, और फिर आप ऐसी और भी रेसिपीज़ ढूंढ करके और फिर इसमें अपनी कॉपी में लिखेंगे। कम से कम 5 रेसिपीज़ लिखेंगे और उनके नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है। तो एक परोस मात्रा के रूप में सामग्री बताती हूँ कि जैसे 1/3 कप लिया है आपने, 1/3 कप और 2 चम्मच, है ना। जो कप आपका साइज़ है आपको पहले बता चुके हैं, उस कप का जो 1/3 कप वाला जो पीस है वो लेंगे, और 2 चम्मच उसके अलावा 2 टीस्पून। फिर आधा कप गेहूं का आटा लेंगे, 1/4 चम्मच हरी इलायची, 1/3 कप और 2 चम्मच दूध। ये किसके लिए, ये सारा एक जने के लिए, जो 1 सर्विंग है उसके लिए लिखवा रही हूँ मैं आपको। ठीक है। 1/4 मुट्ठी कद्दूकस किया हुआ नारियल और 3 चम्मच घी। इतना ही लगेगा आपको एक व्यक्ति के लिए मालपुए बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे, ये शुरू करने के लिए एक कटोरा लें और दूध, इलायची पाउडर, पूरे गेहूं का आटा और कसा हुआ गुड़ डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। गांठें नहीं रहनी चाहिए, तो दूध थोड़ा धीरे धीरे आराम से मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। फिर एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और इसको मध्यम आंच पर रखेंगे। कढ़ाई में घी गरम करेंगे, आधा घी भर लेना है उसमें, और फिर उसके अंदर 1 चम्मच बैटर को तवे पर डालें और पकाएंगे। ठीक है। तवे पर नहीं, सॉरी, पैन में ही डालेंगे और पकाएंगे। अब ये जो नॉन स्टिक पैन है, ये बहुत ऊंचा और भरा हुआ वाला नहीं लेना है अपने को, कढ़ाई नुमा नहीं लेना है इसको। थोड़ा जो फ्राइंग पैन टाइप होता है वो वाला पैन लेना है इसके अंदर, तो आपका घी कम लगता है उसमें और अच्छा बनता है। फिर इसको दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने दें, यानी एक साइड से हो जाएगा, फिर आप उसको पलट लेंगे। ध्यान से पलटेंगे, ऐसा नहीं हो कि वो टूट जाए, तो ध्यान से पलटेंगे सहारा देके। और फिर जब वो ब्राउन हो जाएगा तो वो काफ़ी नरम और हल्का ब्राउनिंग हो जाएगी, किनारों पे तो गोल्डन ब्राउन हो ही जाएगा। फिर उसको आँच से उतारें और कद्दूकस किए हुए नारियल से गार्निश करके और गर्मा गर्म सर्व करें। ठीक है। अब या तो आप इसमें ताज़ा नारियल ले सकते हैं, या फिर जो आपके नारियल का बूरा आता है इसको भी काम में ले सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये बाकी की 5 रेसिपीज़ भी लिख करके और अपनी फाइल में नोट डाउन करें, और फिर मुझे बताएं कि आपने कर लिया है। कौन सी 5 रेसिपीज़ की है कम से कम, ये तो आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर व्हाट्सएप पे बताएं। ओके, थैंक यू।